हेलो फ्रेंड, आप सभी का ब्राइट बुद्धि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 7 सूक्ष्म जीवों का संसार एवं सूक्ष्म जीवों का संसार और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आँखों देखा। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आँखों देखा। यह क्लास 8th की साइंस विज्ञान भाग 3 की बुक की एनालिसिस चल रही है। ये बिहार बोर्ड की साइंस की बुक है SCERT। तो आज हम इसी के बारे में अध्याय 7 पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या है। इससे पहले हमने अध्याय 6 तक कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं शेष अध्याय को। और हमने SCERT बिहार बोर्ड के कई सारे बुकों को कंप्लीट कर दिया हूं, जैसे कि क्लास 7, क्लास 6। तो आप उसे भी जा कर के प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। और बिहार स्टेट के विभिन्न एग्ज़ामों में, विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों में आप यहां से पूछे गए प्रश्नों को बारीकियों से समझ सकते हैं। खास करके BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये है। तो चलिए सूक्ष्मदर्शी का संसार एवं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आँखों देखा, इसी के बारे में समझते हैं। और आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। अगर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी आप उसे नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक पर, या आप इस वीडियो को बार बार देख करके अच्छी तरह से समझकर भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय में साफ हाथ में दम है, मतलब कि विद्यालय साफ हाथ में दम है स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन था। सभी बच्चे उत्साहित थे। शिक्षक तथा बाहर से आए स्वच्छता कर्मी बच्चों को बता रहे थे कि शौच के बाद, खाने के पहले, किसी खाने या पीने वाली वस्तु को छूने के पहले हमें अपनी हाथों को अच्छी तरह राख या साबुन की सहायता से साफ पानी से धोना चाहिए। पानी और भोजन के साफ स्थान पर ढक करके रखना चाहिए। आप बता सकते हैं कि ऐसी सफाई की ज़रूरत हमें क्यों है? आरंभ में बच्चे भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि हमारे आसपास मिट्टी, हवा, पानी, यहाँ तक कि हमारे हाथ और शरीर के विभिन्न भागों पर भी अनेक जीव हैं। ये ऐसे जीव हैं जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते हैं। तब बच्चों में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आपने गर्मी के बाद की पहली बारिश में मिट्टी को सौंधी सौंधी खुशबू का एहसास अवश्य किया होगा। मिट्टी की ये सौंधी खुशबू कहाँ से आती है? वास्तव में ये खुशबू मिट्टी से या मिट्टी में पाई जाने वाले असंख्य जीवाणुओं की खुशबू है। धूल में पानी के छींटे पड़ने पर पानी के छींटों के साथ उड़कर हमारे नाक तक खुशबू पहुंचती है। सूखे धूल में हम इस खुशबू का एहसास नहीं कर पाते, क्योंकि जल में घुलने के बाद ही इसकी महक महसूस की जा सकती है। सजीवों का एक ऐसा अद्भुत संसार भी है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये असंख्य अनगिनत हैं। इन सूक्ष्म जीवों का विशेष यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। आपके विद्यालय के विज्ञान किट में ये यंत्र अवश्य होगा। इसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आइए हम सूक्ष्म जीवों की इस अद्भुत दुनिया को जानने का प्रयास अवश्य करें। क्रियाकलाप 1 की सहायता से हम समझेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में कि क्या हम सूक्ष्म जीवों को क्यों नहीं देख पाते हैं, और इन्हीं सब विषयों को बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि शीशे के एक गिलास या कटोरी में बगीचे के किसी पेड़ के नीचे गीली मिट्टी लीजिए, उसमें जल की कुछ मात्रा डालकर अच्छी तरह मिलाइए। गिलास को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे मिट्टी के कण गिलास कटोरे की पेंदी में बैठ जाएंगे। अब आप गिलास के पानी की एक बूंद स्लाइड पर लीजिए। अपने शिक्षक की सहायता से स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन कीजिए। इस तरह के क्रियाकलाप के लिए आप अपने आसपास के गड्ढे, तालाब, पोखर के जल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपने क्या देखा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करते समय क्या आपने कुछ गतिशील संरचनाओं को देखा?
वास्तव में ये गतिशील संरचनाएं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, यही सूक्ष्मजीव होते हैं। वर्ग 2 में पौधों में पोषण अध्याय में आपने मृतोपजीवी पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त किया। नम स्थान पर रखे रोटी या पावरोटी के टुकड़े पर 2-3 दिनों के बाद हल्के भूरे काले सफ़ेद धब्बे उभर आए थे। यहाँ भी उस क्रियाकलाप को आप दोहरा सकते हैं। रोटी, पावरोटी या उभरने वाली धब्बेदार संरचनाओं का अवलोकन आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कर सकते हैं। वास्तव में धब्बेदार संरचनाएं सूक्ष्मजीव ही हैं। सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप। जानते हैं कि माइक्रोस्कोप के बारे में। चलिए शुरू करते हैं कि आपने अपनी आंखों से किस हद तक छोटी वस्तुओं का अवलोकन कर सकते हैं। क्या आप उसकी माप बता सकते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम अपनी नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक के वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात हम अपनी आंख से क्या कर सकते हैं? अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के 1000वें, लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की ज़रूरत होती है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा कर देख सकते हैं। हमारे विद्यालय के विज्ञान किट या प्रयोगशाला में जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे हम किसी वस्तु या सूक्ष्म जीव का आकार सामान्यतः 25 से 400 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं 7.2 में अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। नीचे सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगे होते हैं। ऊपर लगे लेंस जिससे हम देखते हैं नेत्रिका कहा जाता है। ऊपर कौन सा नेत्र है? इसे हम नेत्रिका कहते हैं। यहीं से हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि जिससे हम देखते हैं वो नेत्रिका होता है। तो यहाँ पर जो भाग है, इसी से हम अपने आँखों के द्वारा चीज़ों को देखते हैं। नीचे चकती पर 2 या 3 लेंस लगे रहते हैं। 2 या 3 लेंस, इसे वस्तु लेंस कहा जाता है। यहाँ पर वस्तु लेंस, ये लेंस हैं जिसमें 1, 2, 3 लेंस लगे होते हैं। इसमें अलग अलग आवर्धन क्षमता के 3 लेंस लगे होते हैं। वास्तव में किसी वस्तु का आकार नेत्रिका और वस्तु लेंस की लेंस क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु लेंस के नीचे समतल सतह होती है, जिसके बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है। इसी छिद्र के ऊपर कांच की स्लाइड रखते हैं। कांच की स्लाइड इसी पर रखा जाता। सबसे नीचे एक दर्पण होता है। इसकी सहायता से प्रकाश पुंज को छिद्र में फोकस किया जाता है। नेत्रिका तथा वस्तु लेंस को ऊपर नीचे कर व्यवस्थित करने के लिए 2 बड़ी कुंडी भी लगी रहती है या लगी होती है। ये कोरस फोकस और फाइन फोकस सूक्ष्मदर्शी का ये नामांकित चित्र है। लाइट प्रकाश यहीं से किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के अद्भुत संसार से हमारे परिचय की कहानी शुरू होती है। एक महान डच वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक महान डच वैज्ञानिक एंटन वान ल्यूवेनहाक के द्वारा करामाती यंत्र की खोज की गई थी। संभवतः उन्होंने पहला सूक्ष्मदर्शी सन 1668 ईस्वी में अर्थात 1668 में बनाया गया था। ल्यूवेनहाक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऐसे जीवों को देखा जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। लगभग 200 वर्षों के बाद हुई पाश्चर ने यह बताया कि किण्वन पराक्रम सूक्ष्म जीव यीस्ट के कारण होता है। सूक्ष्म जीव की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ अनेक जीव वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों के अद्भुत संसार के संबंध में रोचक जानकारियाँ दी। ये जानकारियाँ आगे की खोजों जो अभी भी जारी है के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई। अर्थात ल्यूवेनहाक ने इसकी जो खोज की गई थी सन
1868 ईस्वी में बनाया था। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सामान्यतः सूक्ष्म जीवों को व्यापक रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। लेकिन इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों से भिन्न अति सूक्ष्म संरचनाओं वाले विषाणुओं का भी एक वर्ग है। विषाणु अपनी संरचना एवं लक्षणों के कारण भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनमें व्यवस्थित कोशिकाएं संरचना का अभाव होता है, अतः वो जीवों से भिन्न प्रतीत होते हैं। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में वे अपने परपोषी के शरीर में वृद्धि, विकास, गुणन करते हैं, अतः वे सजीवों के समान भी प्रतीत होते हैं। वास्तव में विषाणु के संबंध में अभी तक ये स्थापित नहीं हो पाया कि वे सजीव हैं या निर्जीव। कुछ वैज्ञानिक उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी या सीमा रेखा पर स्थित मानते हैं। स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु देख सकते हैं। क्लेमाइडोनोमस, स्पाइरोगोस, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ये सब यहाँ पर देख सकते हैं आप। कुछ सूक्ष्म जीवों, इतने छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों का निवास कहाँ पर होता है? सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर और बाहर सभी जगह सूक्ष्म जीव अत्यंत विषम पर्यावरण और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते। बर्फीली चट्टान, गर्म झरने, मरुस्थल, समुद्री की तली, दलदल आदि सभी जगहों पर कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ परजीवी या सजीवी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मदर्शी अकेले स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ जीवाणु या कवक समूह या झुंड में। क्रियाकलाप 2। आप आसानी से जान सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रहते हैं। एक साफ, स्वच्छ, पतली सीक या दांत खोद लीजिए। मतलब कि एक साफ, स्वच्छ, पतली सीक या दांत खोदनी लीजिए। हल्के हाथों से सीक को अपने दांतों या दांत और मसूड़ों के जोड़ पर खुरचिए। खुरचन को एक साफ स्लाइड पर फैलाइए। पानी की 1-2 बूंद उस पर डालिए। सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। आरंभ में कम आवर्धन क्षमता और बाद में अधिक आवर्धन क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करते हुए अवलोकन करें। आपने क्या देखा? वर्ग में शिक्षक के साथ इस पर जरूर चर्चा करें। सूक्ष्मदर्शी कुछ मित्र और कुछ शत्रु। मतलब ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ हमारे मित्र के रूप में होते हैं और कुछ वो शत्रु का भी काम करते हैं। अर्थात कुछ जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो लाभकारी होते हैं और कुछ जो जीव होते हैं वो हानिकारक होते हैं। आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। हर पल हर जगह हमारा वास्ता सूक्ष्म जीवों से होता है। आप सोच रहे होंगे कि सूक्ष्म जीव जब हमारे इतने करीब हैं तो वे हमें प्रभावित भी अवश्य करते होंगे। आप सही सोच रहे हैं। सूक्ष्म जीवों के इस अद्भुत संसार में कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वे हमारे लिए मित्र की तरह हैं। दूसरी ओर कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। वे अनेक रोगों, भोजन और वस्तुओं को बर्बादी के कारण हैं। उपयोगी या मित्रवत सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म जीव। उपयोगी या मित्रवत सूक्ष्म जीव भी होते हैं। उपयोगी का मतलब वे हम बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी मित्र हैं। हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर के औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक टीका जैसे चिकित्सीय क्षेत्र, कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए सूक्ष्म जीवों की कुछ उपयोगिताओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। घरेलू उपयोग। हम सभी दूध तथा दूध से बने अनेक सामान यथा दही, पनीर आदि का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आपने अपने घर पर अपनी माँ, दादी को दूध से दही जमाते देखा होगा। वे क्या करती हैं? हल्के गर्म गुनगुने दूध में 2 या 3 चम्मच दही, जामन या जोरन डालती हैं। 4-5 घंटे में दूध दही में बदल जाता है। ऐसा क्यों है? वास्तव में दही में अनेक सूक्ष्मदर्शी पाए जाते हैं। दही में पाया जाने वाला एक प्रमुख जीवाणु लैक्टोबैसिलस
बैसिलस होता है, अर्थात किसमें, दही में पाए जाने वाला एक प्रमुख जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। दूध में तेजी से गुणन कर दूध को दही में बदल देता है। जीवाणु की सक्रियता के कारण ही दूध से पनीर प्राप्त कर सकते हैं। आपने जलेबी, डोसा, इडली, भटूरा आज जरूर खाया होगा। क्या आपने कभी उनके बनाने की पूर्व तैयारी देखी है? इन सभी को बनाने की पूर्व तैयारी उनके निर्माण से लगभग 8-10 घंटे पूर्व शुरू हो जाती है। जलेबी के लिए मैदा, इडली डोसा के लिए पिसे हुए चावल और उड़द दाल का घोल बना करके 8-10 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इस अवधि में जीवाणुओं की सक्रियता के कारण घोल का आयतन काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे जलेबी, इडली, डोसा आदि को स्वादिष्ट रूप में बनाना संभव हो पाता है। बेकरी उत्पाद जैसे पावरोटी, केक आदि बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पावरोटी, केक आदि इतने मुलायम और फूले फूले क्यों होते हैं? क्रियाकलाप: 1/2 किलोग्राम मैदा में थोड़ा चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिला करके गर्म जल की सहायता से गूंथिए। ईस्ट पाउडर आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। गूंथे मैदे को लगभग 2-3 घंटे तक छोड़ दीजिए। 2-3 घंटे के बाद गूंथे मैदे में क्या आप कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या उसके आयतन में कोई परिवर्तन नज़र आता है? क्या बर्तन में उतना ही मैदा है जितना आरंभ में आपने गूंथ करके छोड़ा था? आप देखेंगे कि गूंथा मैदा फूला या उठा हुआ है, आरंभिक मात्रा की तुलना में अधिक लग रहा है। उसके आयतन में वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों है? ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव होता है। ईस्ट जो होता है ये कवक वर्ग का एक सूक्ष्म जीव होता है। ईस्ट क्या है? ईस्ट कवक वर्ग का एक सूक्ष्म जीव है। जब हम मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पा करके वो तेजी से गुणन अर्थात जनन करने लगता है। साथ ही उसके श्वसन के कारण ही काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। गूंथा मैदा फूल या उठ जाता है। क्या गूंथे मैदे के स्वाद में भी कोई परिवर्तन होता है? पता कीजिए। सोचिए, अगर सूक्ष्मजीव नहीं होते तो क्या हमें स्वादिष्ट जलेबी, इडली, डोसा, दही, पनीर, बेकरी आदि मिल पाते? वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग में घर में आपने सिरका का उपयोग अवश्य किया होगा। आपको पता है सिरका जिससे और कैसे बनता है, मतलब कि जो सिरका कैसे और किससे प्राप्त होता है? सिरका ईख, जामुन आदि फलों से भी बनता है, जिसमें सूक्ष्मजीव की भूमिका महत्वपूर्ण है। ईख या अन्य फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा पाया जाता है। सूक्ष्मजीव ईस्ट प्राकृतिक शर्करा पर क्रिया कर उसे सिरका में बदल देता है। औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर अल्कोहल, सिरका, एसिटिक एसिड आदि के निर्माण में सूक्ष्मजीवों का व्यापक उपयोग किया जाता है। ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीव जौ, गेहूँ, चावल, फलों के रूप में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा पर क्रिया कर उसे अल्कोहल, सिरका आदि में बदल देते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा परिवर्तन की इस क्रिया को किण्वन कहा जाता। किण्वन प्रक्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने सन 1857 में किया था। लुई पाश्चर ने कब किया था? 1857 ईस्वी में किण्वन की खोज किया था। किण्वन प्रक्रिया की खोज किया गया था। क्रियाकलाप है कि एक बीकर या कांच का बड़ा गिलास लीजिए, इसमें 3/4 भाग पानी भर लीजिए और 3-4 चम्मच चीनी, घोल में अथवा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। घोल को गर्म घुले स्थान पर ढक कर रखिए। 5-6 घंटे के बाद घोल को सूंघ करके देखिए, क्या आप घोल में कोई गंध पाते हैं? घोल की ये गंध अल्कोहल की है। ईस्ट के द्वारा किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप चीनी अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। एक परख नली या कांच की लंबी पतली शीशी लीजिए, उसमें 2-3 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच ईस्ट पाउडर लीजिए। 3/4 भाग पानी डालिए। परख नली शीशी के मुंह पर एक छोटा बैलून कस करके बांधिए। घोल वाली परख नली को किसी गर्म खुले
स्थान पर 24 से 36 घंटे तक छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या बैलून के आकार में कोई परिवर्तन नज़र आता है। एक परख नली में चूना जल लीजिए। बैलून में इकट्ठी गैस को चूना जल वाली परख नली में प्रवाहित कीजिए। परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। चूना जल के रंग में क्या परिवर्तन हुआ। बैलून में इकट्ठी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके कारण चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है और वास्तव में ईस्ट चीनी के घोल में तेजी से गुणन करते हैं तथा श्वसन के क्रम में CO2 गैस मुक्त करते हैं। औषधीय उपयोग में इनका उपयोग। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि बीमारी की स्थिति में चिकित्सक एंटीबायोटिक गोली, कैप्सूल या सुई के रूप में देते हैं। कटने फटने, चोट लगने, बुखार, खांसी या ऑपरेशन आदि में इस प्रकार की दवाओं का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को या तो मार देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। ये एंटीबायोटिक दवाएं भी सूक्ष्मजीवों के संवर्धन से बनती हैं। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि कुछ ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक हैं जिनका निर्माण जीवाणु, कवक आदि के संवर्धन कर किया जाता है। सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक के खोज की कहानी भी बहुत रोचक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक कुछ ऐसे सूक्ष्मजीवों का प्रयोगशाला में संवर्धन कर रहे थे जिससे जीवाणु जनित रोगों से बचाव हो सके। प्रयोग के क्रम में उन्होंने पाया कि जीवाणु की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तभी उनका नज़र संवर्धन प्लेट पर लगे कुछ फफूंद के बीजाणु पर पड़ी। गहन अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे हैं। फफूंद बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट कर दे रहे थे। तब उनकी समझ में आया कि जीवाणुओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही थी और इस प्रकार उस जीवाणुरोधक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई गई। वर्तमान समय में एंटीबायोटिक का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं और पेड़ पौधों में सूक्ष्मजीव जनित रोगों से बचाव के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का उपयोग हमारे लिए हानिकारक भी है। यह हमारे शरीर में विशेषकर आहार नाल में पाए जाने वाले मित्र सूक्ष्मजीव जो विटामिन B12 के उत्पादन में मदद करता है को नष्ट कर देते हैं। इससे हमारा शरीर और स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। दो बूंद जिंदगी की, ये नारा आप अक्सर सुनते देखते हैं। ये किस बीमारी से बचाव से संबंधित है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। तो पोलियो क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो विषाणु से बचाव हेतु 5 साल तक की उम्र वाले छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते जैसे चेचक। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव के कारण अनेक रोग उत्पन्न होते जैसे चेचक, क्षय, हैजा, हेपेटाइटिस आदि। इन बीमारियों से बचाव के लिए संबंधित रोग का टीका या वैक्सीन दिया जाता है। ये टीका या वैक्सीन भी सूक्ष्मजीवों से ही बनाए जाते हैं। बचपन में आपको भी इनमें से कई रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए गए होंगे। आपको कौन से टीके लगाए गए, वे किन किन रोगों से आपको बचाव करते हैं, इनकी जानकारी बनाइए या इनकी सूची बनाइए। इसके लिए आप अपने माता पिता, शिक्षक की मदद ले सकते हैं। चेचक के टीके की खोज 1798 में वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किया था। अर्थात चेचक के जो टीके की जो खोज किया गया था 1798 में वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किया था। तो वैज्ञानिक या कौन से थे? वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर थे। वैक्सीन में रोग के कारक सूक्ष्मजीवों को कमज़ोर बना करके सूक्ष्म मात्रा में शरीर में डाला जाता है। ये इतना कमज़ोर होता है कि रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन शरीर इसके विरुद्ध प्रतिरोधी पदार्थ बना लेता है। यही प्रतिरोधी पदार्थ हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है तथा सूक्ष्मजीव के द्वारा भविष्य में होने वाले संक्रमण से हमें ये बचाता है। कृषि में सूक्ष्म जीव।
कृषि में सूक्ष्म जीव। आप जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। कहाँ पर? वायुमंडल की बात हो रही है। तो जब वायुमंडल की बात होगी तो नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में होता है। पेड़ पौधों के उचित विकास, खासकर प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन अति आवश्यक है, लेकिन पौधों में ये क्षमता नहीं होती कि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण कर सकें। पौधों को इस कार्य में कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल मदद करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं तथा नाइट्रोजन को पेड़ पौधों के उपयोग के लायक बनाते हैं। इस अध्याय में आगे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण की साफ सफाई। कक्षा 6 में आपने ठोस कचरे के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आपको याद होगा कि किस प्रकार जैव अपघट्य वस्तुओं से आपने कंपोस्ट बनाया। जैव विघटनीय पदार्थ यथा सब्जी, फल के छिलके, कागज, गत्ता, पेड़ों की पत्तियां, सूखे घास आदि अनेक ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पर्यावरणीय दशाओं यथा ताप, दाब, नमी की विविध स्थितियों में आसानी से विघटित हो जाते हैं। लेकिन आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि इनके विघटन में मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों की ही है। आप इसके लिए एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। विद्यालय मैदान को किसी कोने में 2 छोटे छोटे गड्ढे कीजिए। मतलब कि विद्यालय मैदान को किसी कोने में 2 छोटे छोटे गड्ढे करना है। एक में पेड़ों की पत्तियां, सब्जी के छिलके, कागज आदि डालिए। दूसरे में प्लास्टिक को टूटे खिलौने, बोतल, कांच की बोतल, पॉलीथीन, थैली आदि डालिए। थोड़ा पानी डाल करके दोनों गड्ढों को ढक दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका अवलोकन कीजिए। दोनों गड्ढों में हुए परिवर्तन को नोट कीजिए। वर्ग में शिक्षक के साथ चर्चा करें। आप पाते हैं कि जिस गड्ढे में जैव विघटनीय पदार्थ आपने डाला था वो पूरी तरह अपघटित हो गया, जबकि दूसरे गड्ढे में ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में सूक्ष्म जीव विघटनीय पदार्थ को अपघटित कर देते हैं। यह अपघटित पदार्थ पोषक तत्व के रूप में पुनः पौधों को उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता। पर्यावरण की साफ सफाई में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर देखा होगा मृत जानवर या पेड़ों के अवशेष धरती पर पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में या महीनों के बाद मृत जानवर या पेड़ों के सड़ने अर्थात अपघटन के बाद उनका कोई अवशेष दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों है? वास्तव में सूक्ष्म जीव उन जैव विघटनीय अवशिष्टों अर्थात मृत जानवर या पेड़ पर क्रिया कर अत्यंत सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस क्रिया में बड़ा ही खराब और तीक्ष्ण गंध महसूस होता है। ये सरल पदार्थ आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हमारे चारों तरफ भी वायु और मिट्टी की क्या दशा होती, हमारा क्या हाल होता। हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब हम चर्चा करेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में। अभी तक हम लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में जान रहे थे और समझ रहे थे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो जानते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। यह एक तरफ जहाँ कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं, तो दूसरी ओर अनेक सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हानिकारक भी होते हैं। वो हानि पहुंचाते रहते हैं। मनुष्य जो होता है, मनुष्य जीव जंतुओं, पौधों आदि अनेक रोगों के कारण हैं। ये हमारे भोजन, पानी, अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। आइए सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव की भी जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में सूक्ष्म जीव जनित रोग। आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ सभी जगह उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में आसानी से हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वास, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले से प्रभावित या संक्रमित व्यक्तियों या वस्तुओं के संपर्क में आने से, कुछ खास कीटों या जंतुओं के काटने से भी ये हमारे शरीर में पहुंच करके रोग उत्पन्न करते हैं।
आप अक्सर विशेष कर मौसम बदलने पर अनेक लोगों को सर्दी जुकाम से पीड़ित देखते होंगे। अगर घर में एक व्यक्ति को होने के बाद दूसरे स्वस्थ भी इससे प्रभावित होने लगते हैं। यह विषाणु या वायरस जनित रोग होते हैं। ग्रस्त व्यक्ति के छींकने पर जल की बूंदों के साथ असंख्य वायरस हवा में मिल जाते हैं। संपर्क में आने वाले व्यक्ति को श्वास के माध्यम से पहुंच करके उसे भी संक्रमित कर देते। जल, वायु, भोजन, वस्त्र, शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्मजीव के फैलाव के कारण होने वाले रोगों को संचरणीय रोग कहा जाता। सर्दी जुकाम के अतिरिक्त हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि भी सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। जब हम बाहर की कड़ी धूप से होकर के अंदर आएं तो पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए। हमारे मुंह के अंदर ग्रास और श्वासनली के आसपास जो जीवाणु रहते हैं वे हमारे घर में रहने के कारण काफ़ी उच्च तापक्रम में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी के संपर्क के कारण जीवाणु का तापमान अचानक गिर जाता है। तापमान में अचानक परिवर्तन जीवाणुओं में प्रजनन दर तेज कर देता है, जिससे हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिर जाते हैं। यही कारण है कि जब हम मौसम बदलता है तो तापमान में अचानक होने वाले परिवर्तन के कारण हमारे आसपास पाए जाने वाले जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और हम इससे प्रभावित हो जाते हैं। अर्थात जब मौसम एक सा रहता है तो हमारे ऊपर जीवाणुओं का आक्रमण भी कम होता है। कहा जाता है कि रोग उत्पन्न होने से पूर्व ही उससे बचाव सबसे उत्तम उपाय है। जब कभी भी सर्दी जुकाम हो, छींकते समय मुंह, नाक पर साफ स्वच्छ रुमाल रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी रखें, भोजन पानी को स्वच्छ स्थान पर ढक करके रखें। सूक्ष्म जीव जनित रोग संपर्क के अतिरिक्त कुछ कीटों एवं जंतुओं के माध्यम से भी फैलते हैं। वास्तव में ये कीट या वस्त जंतु रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वाहक का कार्य करते हैं, अतः इन्हें रोग वाहक कहा जाता। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि सूक्ष्म जीव जनित रोगों के प्रसार में इन वाहकों की भूमिका होती है। मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक है। जब ये मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसता है तो यह रक्त के साथ उसके शरीर में चला जाता, जहां ये गुणित होता है। पुनः जब मादा एनोफिलीज मच्छर स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसता है तो मलेरिया परजीवी स्वस्थ मनुष्य के बाहर में पहुंच जाता है। इस प्रकार स्वस्थ मनुष्य भी संक्रमित हो जाता। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एंडीस मच्छर होता है। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि जो मलेरिया परजीवी स्वच्छ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, किसके कारण? पुनः जब मादा एनोफिलीज मच्छर स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसता है तो मलेरिया परजीवी स्वस्थ मनुष्य के में पहुंच जाता। इस प्रकार स्वस्थ मनुष्य भी संक्रमित हो जाता। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एंडीज मच्छर है। मतलब जो डेंगू किससे फैलता है, ये मादा एंडीस मच्छर से। हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली घरेलू मक्खी भी रोग वाहक है। मक्खियाँ गंदे स्थानों पर बैठती हैं, रोगाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं। पुनः जब वे भोज पदार्थ पर बैठती हैं तो रोगाणु भोजन पदार्थों को सह दूषित कर देते। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस प्रकार का दूषित भोजन करता है तो वो संक्रमित हो जाता है। हमें भोजन पदार्थों तथा पेयजल को ढक करके रखना चाहिए। खुला या बिना ढका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। रोगवाहक जंतुओं से सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है रोगवाहक कीटों जंतुओं को उत्पन्न होने से ही रोका जाए। ऐसी स्थितियां न बनने दी जाए जो उनके उत्पन्न होने या बढ़ने से सहायक हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें, कहीं भी पानी का जमाव न होने दें, कूड़े कचरे का सही तरीके से निपटान करें, भोजन पानी को ढक कर रखें। घर के आसपास की जगहें
जहां पानी की जमाव हो, जैसे कि नाला, गड्ढों में समय समय पर किरासन, ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव करना चाहिए। मानव में होने वाले सूक्ष्मजीव जनित कुछ सामान्य रोगों और रोग कारक सूक्ष्मजीव, उनके संक्रमण का तरीका और बचाव के उपाय तालिका में दर्शाए गए हैं। और ये तालिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले करके रख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले करके रख सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है इस तालिका में कि मनुष्य में सूक्ष्म जनित रोग, मानव में सूक्ष्म जीव जनित कुछ सामान्य रोग, जैसे कि मानव रोग का कारक, संरक्षण का तरीका, बचाव के उपाय यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि जो क्षय रोग ये जीवाणु है। संचरण का तरीका, वायु के माध्यम से फैलता है क्षय रोग। बचाव के उपाय है कि रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाए। जैसे खसरा की बात किया जाए, ये वायरस है, वायु के कारण भी होता है। चिकन पॉक्स वायरस अर्थात विषाणु, वायु अथवा सीधा संपर्क, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। पोलियो जो है ये वायरस के कारण, वायु, जल और उचित समय पर टीका। हैजा टाइफाइड जो है ये दोनों जीवाणु रोग हैं। जल और भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पकाए भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण इसके बचाव हैं। हेपेटाइट ए जो है ये वायरस के कारण जल, उबलते हुए पेयजल का उपयोग। मलेरिया प्रोटोजोवा के कारण होता है, इसके मच्छर से फैलता। मच्छरदानी का उपयोग और मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग। कीटनाशक का छिड़काव। मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न होने दिया जाए। पौधों तथा जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्मजीव मनुष्य को ही नहीं, पेड़ पौधों तथा जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं। गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, नींबू, टमाटर आदि पौधों में सूक्ष्मजीव के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। इससे उनकी वृद्धि और उपज प्रभावित होती है। सूक्ष्मजीवों के द्वारा पौधों में उत्पन्न होने वाले कुछ रोगों की जानकारी तालिका में दी गई है। तालिका जो है सूक्ष्मजीव जनित पौधों के सामान्य रोग, जैसे कि अब यहाँ पर बात किया गया है कि सूक्ष्मजीव जो पौधों के सामान्य रोग हो जाते हैं। जैसे गेहूं का जो रस्ट होता है ये सूक्ष्मजीव इसके कवक के कारण होता है। गेहूं के रस्ट, इसके संचरण का जो तरीका है वायु एवं बीज। नींबू में कैंसर जीवाणुओं के कारण ये वायु। और भिंडी का पीत रोग जो वायरस के कारण होता है ये कीट है, इसका संचरण का तरीका पीट होता है। ऐसे हैं सूक्ष्मजीवों के द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाले एक भयानक रोग एंथ्रेक्स हैं। यह जीवाणु के द्वारा होता है। जीवों या सूक्ष्मजीवों के द्वारा जंतुओं में होने वाला एक भयानक रोग जो होता है एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स ये जीवाणु के द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने 1976 में इस बीमारी के कारक जीवाणु बैसिलस और एंथ्रेसिस की खोज की थी। इसके अतिरिक्त गाय में खुर तथा मुंह पका रोग विषाणुओं के कारण होते हैं। मुंह पका रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणुओं के कारण होते हैं। खाद्य विषाक्तता अर्थात फूड पॉइजनिंग। आपने अपने घरों में देखा होगा, पकाए भोजन को अगर सही तरीके से स्वच्छता के साथ सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो भोजन खराब हो जाता। खासकर गर्मी एवं वर्षा के मौसम में पकाए गए भोज्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, उनसे गंध आने लगती है, स्वाद खट्टा हो जाता। ऐसा भोजन ग्रहण करने पर हम उल्टी, डायरिया आदि का शिकार हो जाते हैं। वास्तव में ये स्थिति खाद्य विषाक्तता की है। खाद्य पदार्थों का ये संदूषण सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। सूक्ष्मजीव खाद्य सामग्रियों में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इससे भोजन विषाक्त हो जाता है। दूषित भोजन के कारण उत्पन्न खाद्य विषाक्तता कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। अतः ये आवश्यक है कि हम अपने भोजन जल को सूक्ष्मजीवों से दूषित होने से बचाएं।
खाद्य परिरक्षण क्या है? खाद्य परीक्षण के बारे में अभी आपने देखा कि जो सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, सूक्ष्मजीव पकाए गए भोजन के साथ साथ कच्चे खाद्य सामग्रियों का भी संदूषण करते हैं। आपने अक्सर अपने घरों पर फल सब्जियों को सड़ते या खराब होते देखा होगा। अचार, जैम, मुरब्बे आज ठीक ढंग से नहीं रखे गए हों, गंदे पानी या लगे हाथ से छूने या उनसे किसी प्रकार से नमी पहुंच जाए तो ये सामग्री खराब हो जाती है। अतः खाद्य पदार्थों का उचित परीक्षण आवश्यक है। आइए खाद्य परीक्षण के कुछ सामान्य तरीकों की जानकारी प्राप्त करें। निर्जलीकरण प्रायः इस तरीके का उपयोग हमारे घरों में होता है। घर में आपने देखा होगा कि माँ, दादी मौसमी सब्जियों तथा फूल गोभी, मेथी, आलू के पतले पतले टुकड़ों आदि को धूप में सुखा करके सूखे डब्बे में अच्छी तरह बंद करती हैं। जब उन सब्जियों का मौसम नहीं होता है तब उनका उपयोग किया जाता है। सब्जियों को धूप में सुखाने पर उनमें जल या नमी की मात्रा जो होती है अत्यंत कम हो जाती। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म जीवों को बढ़ने का मौका नहीं मिलता। इससे सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित और व्यवहार योग्य हो जाती हैं। रासायनिक तरीका इस तरीके में कुछ रासायनिक खाद्य परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने अपने घर में अचार बनाते देखा होगा तो ये भी देखा होगा कि उसमें नमक, खाद्य तेल का प्रयोग किया जाता है। नमक और खाद्य तेल सूक्ष्मजीवों के वृद्धि को रोकते हैं और ऐसे पदार्थों को परिरक्षक कहा जाता है। जैम, जेली बनाने में सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड तथा रासायनिक खाद्य परिरक्षकों का प्रयोग होता है। इससे जैम, जेली लंबे समय तक संदूषित होने में या होने से बचे रहते हैं। नमक और चीनी के द्वारा परिरक्षण हमारे द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला नमक और चीनी ही अच्छे परिरक्षक हैं। मांस, मछली के परिरक्षण के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव से बचाव के लिए मांस, मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली आदि के परिरक्षण में भी किया जाता है। कुछ खाद्य सामग्रियों के परिरक्षण हेतु चीनी का प्रयोग किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ के नमी में कमी आती है। इससे संदूषण करने वाले सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोका जा सकता है। जैम, जेली, स्वैस आदि का परीक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। तेल एवं सिरके के द्वारा परीक्षण अचार बनने में खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग प्रचुरता में किया जाता। इनमें सूक्ष्मजीव जीवित नहीं रह सकते, अतः अचार सूक्ष्मजीवों के संदूषण से बच जाता है। तेल और सिरके का प्रयोग सब्जियों, फलों, मछली तथा मांस के परीक्षण में भी होता है। गर्म तथा ठंडा करके आपने अपने घर में माँ, दादी को दूध उबलते हुए देखा। जब कभी दूध पीते हैं आपको गर्म दूध दिया जाता। आपको हमेशा सलाह दी जाती है कि खाना गर्म करके खाना चाहिए। उबालने या गर्म करने से सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। हमारे घरों में बचे हुए भोजन या हरी सब्जियों को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। फ्रिज का निम्न ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। इससे भोजन या हरी सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती। पाश्चुरीकरण आपने डेयरी से आने वाले दूध की थैलियों को देखा होगा। ये दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि ये पाश्चुरीकृत होता है। पाश्चुरीकृत दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त कराने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं तथा दूध सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था, अतः उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले या उबाले हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये सूक्ष्मजीव मुक्त होता है। भंडारण एवं पैकेजिंग
खाद्य सामग्रियों को लंबी अवधि तक इस्तेमाल योग्य बनाए रखने तथा सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से दूर रखने हेतु उचित भंडारण और पैकिंग अति आवश्यक है। इसके लिए वायुरोधी सीलबंद डिब्बे उपयुक्त होते हैं। आजकल बाजार में मेवे, सब्जियां और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ वायुरोधी सील किए गए डिब्बों में बेचे भी जाते हैं। खाद्य परीक्षण के लाभ। इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सकता, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बनी रहती है। बिना मौसम के या दूर दराज के स्थानों पर जहां कोई खाद्य विशेष उत्पादित नहीं होता है, वहां भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जानते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि राइजोबियम, जीवाणु और दलहनी पौधों में सहजीवी संबंध होता है। दलहनी पौधों तथा मटर, सेम आदि के जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इससे वायुमंडल नाइट्रोजन पौधों को उपयोगी रूप से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी ताड़ित विद्युत के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और वायुमंडल में नाइट्रोजन के पुनः पूर्ति की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। वास्तव में यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। आप भी इसके बारे में अवश्य जानना चाहोगे। नाइट्रोजन चक्र। आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78%। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है। ये सजीवों के शरीर में संश्लेषित होने वाले अनेक जटिल पदार्थों का अभिन्न अवयव है। सजीवों में यह प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, पर्णहरित क्लोरोफिल आदि में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। लेकिन खास बात यह है कि वायुमंडल में प्रचुरता से उपलब्ध होने के बाद भी सजीव इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं। सभी सूक्ष्मजीवों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मिट्टी तथा दलहनी पौधों की जड़ें की ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु नीले हरे शैवाल और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। इन उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पौधे मिट्टी से जड़ तंत्र के द्वारा करते हैं। पौधे इस अवशोषित नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य उपयोगी यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग वे जंतु करते हैं जो पौधों पर निर्भर करते हैं। जंतुओं तथा पेड़ पौधों के द्वारा वाह्य नाइट्रोजन यौगिक एक बार फिर मिट्टी और वायुमंडल में पहुंचते हैं। मिट्टी में उपस्थित कवक, जीवाणु, जंतुओं के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत अवशेषों में स्थित नाइट्रोजनी अपशिष्टों को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ये यौगिक पौधों के द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। साथ ही कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते। यह गैस पुनः वायुमंडल में चली जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। फलतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। प्रकृति में नाइट्रोजन देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से सूक्ष्मजीव। और हमने इस पाठ में क्या सीखा, आइए जानते हैं इस पाठ में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सूक्ष्मजीव जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। विशेष यंत्र जैसे कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्मजीवों को देखा जा सकता है। सूक्ष्मजीव सभी जगह पाए जाते हैं, हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल सूक्ष्मजीवों के प्रमुख वर्ग हैं और विषाणु संरचनात्मक भिन्नता के बावजूद भी सूक्ष्मजीव में शामिल है। विषाणु परपोषी में सक्रिय होकर के अपना गुणन करते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों हैं। सूक्ष्मजीव घरेलू, औद्योगिक, औषधीय, पर्यावरण दृष्टिकोण से लाभदायक है। जैव विघटनीय अपशिष्टों का अपघटन कर सूक्ष्मजीव पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं।
कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए रोगवाहक है। कुछ कीट, जीव जंतु सूक्ष्मजीवों के वाहक होते हैं। सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उपलब्धता तथा मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य परीक्षण जरूरी है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण तथा वायुमंडल में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति में सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु। सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन होते हैं वो कवक कहलाते हैं। क्या हैं? कवक कहलाते हैं। दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस। मलेरिया रोग का कारण किससे होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या कवक। मलेरिया। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है? किण्वन। पावरोटी या इडली के फूलने का क्या कारण है? यीस्ट कारण है। तो आप मलेरिया के रोग का कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे अध्याय 7। अब हम इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे अगली क्लास में अध्याय 8। तो चलिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।